नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा। आज की कहानी है वही भूतिया घर का थर्ड पार्ट, जो कि फाइनल पार्ट भी है। तो अगर आपको ये कहानी सुननी है तो उससे पहले आप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट अच्छे से देख लीजिए, जिसका कि लिंक इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो वो जल्दी से देख करके आइए, उसके बाद ये कहानी आपको समझ में आएगी। तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप वो दोनों पार्ट देख करके आइए। और आपको ज़्यादा लेट ना करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एक शिकायत है, आप सब लोग कहानी को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कहानी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट दोनों पार्ट में देखा आपने और सुना, महसूस किया कि राजेश जी शहर आते हैं अपनी फैमिली के साथ। उनकी वाइफ प्रिया, उनका बेटा लकी जो 5 साल का है। उनको बहुत कम रेट में एक घर मिलता है जो कि पीपल के पेड़ के पास है। और पहले दिन से ही उनको ऐसी एक्टिविटीज़ समझ में आने लगी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। लेकिन उनकी वाइफ को ज़्यादा समझ में आया क्योंकि वो घर पे रहती थी और राजेश जी तो बाहर ही रहते थे ज़्यादातर। तो उनको वैसे भी इन सब चीज़ों पे इतना विश्वास नहीं था। तो एक दिन उनकी वाइफ ने बताया उनको कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है और आप कुछ सोचिए इसके लिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम ज़्यादा सोच रही हो और थक जाती हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जब वो बूढ़ी दादी जब खिड़की में दिखती हैं और उसकी प्रिया बोलती है कि आपको वो दिख रही है बूढ़ी दादी, तो राजेश ने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही हैं। अब प्रिया उस जगह थोड़ा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुझे दिख रही हैं और इनको क्यों नहीं दिख रही हैं। तो वो दौड़ के जाती है खिड़की की तरफ और देखती है खिड़की के बाहर, तो वहाँ जंगल था। तो देखती है वहाँ तो कोई भी नहीं है और अंधेरा था, रात हो गई थी, 9 बज गया था। तो उसके बाद वापस आती है और खिड़की बंद कर देती है और सोचती है कि हो सकता है कि मैं पूरा दिन की थकी हूँ और वो आई थी बूढ़ी दादी, तो हो सकता है उनकी इमेज जैसे नहीं बन जाती है। तो उसने सोचा शायद ऐसा हो। उसके बाद वो दोनों हाथ मुँह धुलते हैं, अपना फ्रेश होते हैं राजेश जी, और प्रिया खाना लगाती है। दोनों खाना खाते हैं, बच्चा भी खाना खाता है और तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। और रात में वही 2 बजे के आसपास प्रिया को ऐसा लगता है जैसे कि छत पे कोई चल रहा है और एकदम क्लीन एंड क्लियर वॉइस आती है उसको कि छत में कोई चल रहा है। बहुत धम धम की आवाज़ आती है, ऐसी मतलब आवाज़ आती है उसको। तो वो जल्दी से राजेश को जगाती है, बोलती है देखो कि अपनी छत पर कोई है, क्योंकि वो एक ही फ्लोर था, ऊपर कुछ भी नहीं था। तो अगर किराएदार होते, ऊपर कोई बना होता कुछ, तो एक बार ये सोच लेते हैं कि शायद ऊपर वो लोग चल रहे होंगे। लेकिन छत पूरी खाली हुई थी, कोई नहीं था। तो राजेश जी से बोलती है कि चलो एक बारी छत में देख लेते हैं कि ऊपर कोई है तो नहीं, शायद चोर हो या कोई भी हो। तो वो उठते हैं, दोनों लोग जाते हैं धीरे धीरे जीने से चढ़ के चुपचाप, कि अगर चोर होगा तो उसको हम पकड़ लेंगे। जाते हैं, छत का दरवाज़ा खोलते हैं और जाते हैं, देखते हैं तो छत पे कोई भी नहीं रहता है और इतना सन्नाटा, एक अजीब सा अंधेरा, डर, वो सब लगता है। तो राजेश जी बोलते हैं तुम फालतू में डराती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा भ्रम है, तुमने कोई सपना देखा होगा। तो प्रिया बोलती नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने क्लियर सुना है कि कोई छत पे चल रहा है बहुत तेज़ी से। लेकिन फिर भी वो राजेश आगे आगे आ जाता है, तो पीछे से फिर प्रिया भी दरवाज़ा बंद करके नीचे आ जाती है और वो लोग फिर सो जाते हैं। सुबह होती है तो प्रिया को याद आता है कि अभी हमने अपना मंदिर स्थापित नहीं किया है, तो हमें मंदिर स्थापित करना चाहिए। तो वो सुबह जल्दी उठ जाती है, 5 बजे ही उठ के वो साफ़ सफाई करती है और मंदिर अपना बनाती है एक जगह कि यहाँ पर पूजा करेंगे। तो मंदिर बनाती है, उसके बाद पूजा करती है। जब वो पूजा करती है, हवन करती है, तो उसको थोड़ा सा मतलब ये हल्का महसूस होता है जैसे कि अभी तक कुछ भारी भारी लग रहा था और चिड़चिड़ापन लग रहा था। तो वो अभी थोड़ा ठीक लग रहा था उसको। पूजा करती है, मन शांत होता है उसका। उसके बाद फिर अपने काम में लग जाती है।
और अपना काम में लग जाती है वो। तो घर का सारा काम करती है। उसके बाद वो राजेश से बोलती है कि मुझे कुछ इस घर में अजीब सा लग रहा है, तो क्यों ना हम पड़ोसियों से पूछें कि इस घर में ऐसा तो कुछ नहीं है जो कि हमें नहीं पता है। तो राजेश वैसे तो ये सब बातें नहीं मानता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी प्रिया को देख करके उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए हम एक बारी पूछ लेते हैं सबसे। तो घर से बाहर निकलते हैं दोनों और लकी को घर में ही छोड़ देते हैं। वो खेलता रहता है क्योंकि पड़ोस में ही जाना था, तो उन्होंने सोचा अब इसको धूप में लेके कहाँ परेशान होंगे। तो लकी अपने रूम में ही था। ये दोनों जाते हैं, पड़ोस में एक दो घर थे वहाँ पूछने के लिए। पूछते हैं वो एक दो घरों में, लेकिन कहीं कोई क्लियर वो जवाब नहीं देता है। तब तक उन्हें दिखते हैं वो चाचा जी, जो राजेश को रेस्टोरेंट में मिले थे और वो कुछ बोलना चाह रहे थे। तो अगर आपने कहानी पार्ट 1 में देखा है तो आपको याद होगा वो चाचा जी, तो वही चाचा जी इसको मिलते हैं वहाँ पे। तो वो चाचा जी बोलते हैं राजेश से कि बेटा क्या बात है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो राजेश ने पहले तो प्रणाम किया और प्रिया को बताया कि ये वही चाचा जी हैं जो हमें रेस्टोरेंट में मिले थे। हाँ तो चाचा जी आप कुछ बताना चाह रहे थे उस दिन। तब उन्होंने बताया कि बेटा हाँ, मैं तुमसे बताना चाहता था इस घर के बारे में, कि ये घर तुम दोनों के लिए और तुम्हारे बेटे के लिए सेफ़ नहीं है, और हो सके तो ये घर छोड़ दो तुम। तो राजेश उनको देखता है, बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो चाचा जी, ऐसा क्या है। तो चाचा जी बोले क्योंकि बेटा ये घर एक बूढ़ी दादी थी और उनका एक पोता था, ये उनका घर था। वो लोग यहाँ रहते थे एक झोपड़ी बना करके, और किसी कारणवश एक अनहोनी होती है जिसकी वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है इस घर में। गरीबी और भुखमरी की वजह से आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत गरीब थे, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। तो दोनों उसी घर में मर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है अड़ोस पड़ोस में कि यहाँ क्या हुआ है। बहुत दिनों बाद पता चलता है। तो तब तक तो वो सिर्फ कंकाल ही रह जाते हैं। तो और उसके बाद ये ज़मीन, ये जो आपके मालिक हैं, इन्होंने ख़रीद ली थी। इन्होंने अपना घर यहाँ पे बनवाया, और बनवाने के साथ ही उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगी जो कि वो बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने सोचा इसको बेच देते हैं, लेकिन कोई ख़रीदने को तैयार नहीं, क्योंकि इस कॉलोनी में सबको पता है ये सारी बातें। क्योंकि वो बूढ़ी दादी और वो पोता यहाँ पर किसी को रहने ही नहीं देता है। वो बोलते हैं कि वो उन्हीं का घर है और सबको बहुत परेशान करते हैं, तो सबको मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ता है। आपसे पहले भी बहुत किराएदार आए हैं जो कि यहाँ 1-2 दिन से ज़्यादा रुके ही नहीं और चले गए यहाँ से। तो बेटा मेरी मानो तो तुम भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम तीनों के लिए यही अच्छा होगा। तो राजेश ये सब सुन रहा था। उसके बाद बोला ये लगता है चाचा जी ना थोड़ा ज़्यादा ही सोचते हैं और पुराने विचार के होंगे ये सब चीज़ें। अब आज के समय में चाचा जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चाचा बोले बेटा मानो ना मानो, लेकिन होता है ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी चाचा जी इतना बोल करके चले जाते हैं। और प्रिया लेकिन ये सब चीज़ें बहुत सीरियसली लेती है, क्योंकि उसे पता था ये सब होता है। अब दोनों घर आते हैं। तो घर आते ही ये दोनों पहले तो डिस्कस करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे। उसके बाद लकी को आवाज़ देते हैं, लकी 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 लकी, लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा था, उसकी आवाज़ ही नहीं आई। तो दोनों लकी के रूम में पहुंचते हैं। अब वहाँ देखते हैं तो लकी कहीं नहीं था। उसको आवाज़ देते हैं तो धीरे से उसकी कुछ आवाज़ आई, जैसे उसकी आवाज़ क्या मतलब, जैसे थोड़ी सी कुछ आवाज़ लगी कि शायद बेड के नीचे कोई है। तो बेड के नीचे राजेश जी देखते हैं और प्रिया भी देखती है। तो अंधेरा था तो इसलिए थोड़ा सा उसका हाथ दिखा। तो ये दोनों हंसने लगे, बोले शैतानी कर रहा है, बेड के नीचे छुप के बैठा है। तो वो कुछ बोला नहीं, उसका हाथ दिख रहा था। उसके जस्ट बाद बाथरूम से आवाज़ आती है, कुछ जैसे कोई कुछ चबा रहा हो, कुछ खा रहा हो, ऐसे खाते समय नहीं आवाज़ आती है, वैसी आवाज़। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ बाथरूम से आवाज़ आ रही है, यहाँ कौन है। बोले हो सकता है कि हम लोग घर में नहीं थे तो शायद कोई आ गया हो, ऐसा कुछ। तो राजेश जी जल्दी से जाते हैं, दौड़ के बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ देखते हैं कि लकी वहाँ बैठा हुआ है फर्श पर और कुछ खा रहा है, और उसने दीवार की तरफ मुंह करके रखा था, तो इनको पीछे से नहीं दिख रहा था।
ये जाते हैं, बोलते हैं लकी बेटा लकी लकी, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, वो खाने में लगा हुआ था। जैसे ही राजेश जी देखते हैं उसको तो वो नॉनवेज खा रहा था और पूरी तरह से कच्चा खा रहा था, इतना छोटा बच्चा, और उनके घर में तो नॉनवेज कोई खाता ही नहीं था। ये सोच कर के प्रिया भी दंग रह जाती है और राजेश जी भी कि आखिर इसको नॉनवेज मिला कहाँ से। लेकिन फिर भी ये सब भूल करके जल्दी से उसको गोदी में उठाते हैं, उसका मुंह पोंछते हैं, उसको हाथ मुंह धुलते हैं और उसको लेके प्रिया दौड़ के फ्रेश करके कपड़े चेंज करती है, फिर मंदिर ले जाती है, अपने घर के मंदिर में, और वहाँ बैठ जाती है, पूजा करती है, भगवान की प्रार्थना करती है, और राजेश जी भी वहीं बैठे रहते हैं। फिर अचानक से राजेश जी को याद आता है, वो बोलते हैं प्रिया अगर लकी यहाँ है तो फिर वो बेड के नीचे कौन था। अब दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि बेड के नीचे कौन था अगर लकी बाथरूम में था तो। अब राजेश जी जल्दी से उठते हैं, बोलते हैं कि प्रिया तुम लकी को संभालो, मैं देख के आता हूँ कि बेड के नीचे कौन है। अब राजेश जी यहाँ से तो दौड़ते हुए गए, लेकिन जैसे ही उस रूम के बाहर पहुँचते हैं उन्हें एक अजीब सा डर लगा, क्योंकि पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ था कि शायद कुछ है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो उनको अजीब सी बदबू आती है, जैसे कुछ सड़ गया हो, बहुत अजीब सी। वो नाक बंद करते हैं और रूम के अंदर जाते हैं, सोचते हैं ये अजीब सी बदबू आखिर यहाँ आई कैसे। उसके बाद धीरे धीरे डरते डरते उनकी हालत तो ये ख़राब हो रही थी कि पसीने निकल पड़े थे, पसीने, सर्दी के मौसम में पसीना छूट रहा। वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फाइनली बेड के नीचे बैठ के वो झांकने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीचे है कौन। और जैसे ही वो देखते हैं उधर, उनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था जो कि अंधेरा था, धुंधला सा दिख रहा था, क्लीन नहीं था, क्लियर नहीं था, और नीचे सर करके बैठा था ऐसा दिख रहा था। और जैसे ही इन्होंने देखा है उसको, उसने सर अपना उठाया, उसकी आंखें ऐसी चमक सी रही थी, बहुत तेज़ी से लाल लाल आंखें ऐसी चमक रही थी। वो इतना डर गए कि वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और चिल्लाते हैं बहुत तेज़ी से, प्रिया को आवाज़ देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब प्रिया जब सुनती है कि राजेश जी चिल्ला क्यों रहे हैं, वो लकी को लेके दौड़ के जाती है रूम में और देखती है कि राजेश जी वहाँ बेहोश पड़े हैं। वो जल्दी से गंगा जल लेके आती है मंदिर से और राजेश जी के ऊपर डालती है और लकी के ऊपर डालती है, तो उनको होश आता है और वो ठीक होते हैं। फिर तीनों दौड़ करके घर से बाहर जाते हैं और बाहर थोड़ी दूर पर ही एक हनुमान जी का मंदिर था, तो ये मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर पंडित जी से मिलते हैं, पहले तो भगवान जी को प्रणाम करते हैं और पंडित जी को सारी बातें बताते हैं कि पंडित जी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब बताइए हम क्या करें। तो पंडित जी ने बोला कि बेटा वहाँ पूजा करनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा, और बहुत ये कठिन है, और आपको पहले तो वो कलावा बांध देते हैं और टीका लगाते हैं तीनों को। फिर घर में पंडित जी आकर के हवन करते हैं और पूरे घर को शुद्ध करते हैं। लेकिन फिर भी पंडित जी उनसे ये बोलते हैं कि फ़िलहाल के लिए तो वो यहाँ नहीं है, लेकिन मेरी सलाह मानो तो आप ये घर छोड़ दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इस पूजा का मेरे ज़्यादा दिन तक असर रहेगा, क्योंकि ये जगह उन्हीं की है। तो आप ऐसा करो कि ये घर छोड़ दो, जिसमें आपकी ही भलाई है। तो राजेश जी ने सोचा कि ये सही कह रहे हैं, तो वो कुछ दिन रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद नया घर जब उनको मिल जाता है तो वो घर छोड़ देते हैं 2-4 दिन बाद। लेकिन फ़िलहाल तो वो अभी जिस घर में रह रहे हैं सब कुछ ठीक है, अच्छा है, तीनों स्वस्थ हैं, लेकिन वो समय, वो घटना वो कभी भूल नहीं सकते हैं। भयानक सच था उनके लिए, तो आज भी वो भूल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया, ये सुन करके मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, तो शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी ये कहानी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरह अच्छी कहानियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अब मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।